जब आप एमएलए थे 2014 की बात है, मेरा ही गांव है, केला गांव है, उसके साथ लगता सत्या गांव है। वहाँ पर सर आपके द्वारा जो है एक उस समय ये ऑर्डर किया गया था कि ये जो है अभी 10+2 हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वहाँ पर क्लासें नहीं बैठी हैं, तो लोगों का काफ़ी प्रश्न रहता है कि एक बार हर्षदेव सिंह जी से ये प्रश्न जरूर पूछें। बिल्कुल, आप लोगों ने जो बना था उसको भी आपने बिगाड़ दिया। ना केवल स्कूलों के दर्जे घटाए, बल्कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनको इन्होंने बंद कर दिया, क्लब कहते क्लब कर दिया गया। इन लोगों ने सिर्फ स्कूलों का दर्जा नहीं घटाया, जो हमारी आन बान शान का प्रतीक थी हमारी डोगरा स्टेट, उसका दर्जा भी घटा दिया और उसको भी यूनियन टेरिटरी बना दिया। हर्षदेव ने गाँव के बच्चों को भर्ती करने के लिए स्कीम निकाली थी, वो गाँव के बच्चों की मुलाजमत को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं, तो गाँव के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें। मेरे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह जी मेरे साथ हैं, और हर्षदेव सिंह जी जो हैं आज रामनगर में आए थे और रामनगर में काफ़ी लोगों से मिले हैं जहाँ पर मीटिंग की है। हर्ष जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, इंडिया अलायंस में आप भी उसका हिस्सा बने थे, क्या बातचीत जो है जम्मू को लेके हुई और किस तरीके से जो है इंडिया अलायंस में बहुत सारे मसले जो है वो डिस्कस हुए, जिसमें बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसमें महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसमें जो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इन मुद्दों के ऊपर नेशनल लेवल के ऊपर ये जो समस्याएं हैं इनके ऊपर चर्चा हुई, और जिस तरीके से सोसाइटी को तकसीम किया जा रहा है, एक नफ़रत की राजनीति की जा रही है मुल्क के अंदर, उसके बारे में चर्चा हुई है। कॉमनलाइज सिचुएशन को किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, उसके ऊपर चर्चा हुई थी। तो ये मुद्दे थे जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ चढ़ कर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने हिस्सा लिया, और इसको काउंटर करने के लिए भी एक स्ट्रेटजी जो है उसके बनाने की बात की गई। जम्मू कश्मीर का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पे ज़्यादा हमारी बातचीत हुई कि हमारी स्टेट किस तरीके से हमारी छीन ली गई है और किस तरीके से लोगों को डेमोक्रेसी से वंचित रखा हुआ है। पॉपुलर गवर्नमेंट होना लोगों का एक मौलिक अधिकार है। संविधान हमारा कहता है इलेक्शन होने चाहिए वक्त के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्शन से लोगों को महरूम नहीं रखा जा सकता है, किसी भी स्टेट को, किसी भी यूनियन टेरिटरी को महरूम नहीं रखा जाता है, और जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं वही लोगों की समस्याओं को ठीक तरीके से समझ सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं। लोगों को इतने लंबे अंतराल के लिए जमहूरियत से वंचित करना न केवल संविधान का उल्लंघन है, बल्कि लोगों के अधिकारों का हनन भी है। इन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। जो जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी का आलम है कि नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर चला गया है बेरोज़गारी में, इसके ऊपर चर्चा हुई है। इसी तरीके से जो भ्रष्टाचार है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बारे में बातचीत हुई है और मिलकर चलने की बात हुई है। सर, असेंबली इलेक्शन की बात करें तो पिछले लंबे समय से जो है जहाँ पर जो एलजी प्रशासन है वो ड्यूटी को जो है चला रहा है, लेकिन आप उसको लेके भी जो है सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी, तो कब तक जो है क्या लगता है आपको कि असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होगी? देखिए, इलेक्शंस होने चाहिए और इस संदर्भ में हमने एक पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई है जो इस वक्त पेंडिंग है। उसकी एक हेयरिंग हुई है अभी तक, और उसमें जो एक जजेस का भी जो बेंच बना हुआ था वहाँ, उनका भी एक इसमें एक नज़रिया उसमें साफ नज़र आ रहा था कि जमहूरियत से लोगों को वंचित नहीं किया जा सकता है। तो बीच में 370 की हेयरिंग की शुरुआत हो गई और उसकी वजह से थोड़ा सा ये डिले हो गया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अब जल्द ही इसका फ़ैसला होगा और जम्मू कश्मीर में चुनाव जो हैं वो होंगे और लोगों को एक चुनी हुई सरकार मिलेगी और लोगों को निजात मिलेगी उनके बाहर के जो बाबू लोग आए हैं उनसे, जो यहाँ आकर बैकडोर से हुकूमत को चला रहे हैं और लोगों को जिस तरीके से अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, ये जल्द से ही बंद होगा और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, जो लोगों का हक बनता है, वो उनको मिलेगी। सर, जिस तरीके से हम बात करें इंडिया अलायंस की, तो वहाँ पर डोगरा जो लीडर है वो एक ही डोगरा लीडर वहाँ पर देखने को मिले, उसमें से हर्षदेव सिंह जी आप थे, लेकिन हम जानते हैं कि आपने वहाँ पर ज़रूर जम्मू कश्मीर की बात की होगी, लेकिन जहाँ तक बात करें रामनगर की,
तो रामनगर में इस समय काफ़ी सारे मुद्दे हैं, चाहे हम बात करें राउंड मेल से लेके रामनगर तक सड़क की, चाहे हम बात करें रामनगर से लेके बसंतगढ़ सड़क की, और भी काफ़ी सारे मुद्दे जो हैं इस समय रामनगर में हैं। लेकिन इन ये जो मेन मुद्दे हैं, इनको किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल, ये मसले हैं जो आम लोगों को अफ़ेक्ट करते हैं, और उधमपुर से लेकर रामनगर की सड़क जो है उसकी हालत बहुत ख़राब है। जैसे आपने कहा, मैंने अपने वक़्त में इसको वाइडनिंग करवाया था और एशियन डेवलपमेंट बैंक से मैंने पैसा लाया था। जो नुमाइंदे अभी बने हैं उनको ये मालूम ही नहीं होगा कि ये किस हैड से ये सड़क बनी है। लेकिन जब हम यहाँ के एमएलए नहीं रहे तो इस सड़क की हालत जो है इतनी खस्ता हो चुकी है आज। यहाँ इसको खड्डे भरने के लिए भी कोई जो वो किसी ने प्रयास नहीं किया है। अब यहाँ डीडीसी के इलेक्शन हुए, डीडीसी बने हैं, बीडीसी बने हैं। पिछले 5 सालों में 5 बार लोगों ने इनको वोट दिए। पिछले कुछ अरसा में मैं कहूँ, क्योंकि 2 बारी एमपी के लिए वोट दिए, एक बार एमएलए के लिए दिए बीजेपी को, फिर बीडीसी के लिए, फिर डीडीसी के लिए वोट दिए। लेकिन अब हालत देख लीजिए कि इतने बारी वोट देने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं दिखा सकती कि 10 सालों में उनकी कोई भी रामनगर के लिए कंट्रीब्यूशन हो, कोई भी योगदान हो। अगर आप सड़कों के खड्डे तक भर नहीं सके हैं तो आप किस बात के ऊपर आप चुनाव में लोगों के सामने जाएंगे? और लोगों से भी मैं ये कहूँगा कि इनको ज़रूर पूछना चाहिए कि आप क्या मुंह लेकर वोट मांगने के लिए आए हैं, क्योंकि आप तो बड़े बड़ी बातें करते थे। उधमपुर से रामनगर की सड़क की हालत ख़राब है, रामनगर से बसंतगढ़ की हालत ख़राब है सड़क की, और जो इंटरनल रोड्स हैं, चाहे वो परलीधार की हों, ब्लॉक की हों, चाहे वो डुडू बसंतगढ़ ब्लॉक की हों, चाहे वो चुनुंता ब्लॉक की हों, चाहे वो कुलवंता ब्लॉक की हों, किसी भी एरिया की हों, मैं कहूँगा मजालता में देख लीजिए, खून में देख लीजिए, जो सड़कें हमने बनाई थी उनकी हालत भी बदतर हो चुकी है। इसकी तरफ भी तवज्जो किसी न किसी को देनी होती है, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको इसलिए बनाया जाता है कि वो लोगों की इन समस्याओं का ब्यौरा लें और इनके ऊपर कार्रवाई करें, ताकि लोगों के हालात में सुधार हो सके, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके, जो करने में वो पूरी तरीके से असफल साबित हुए। सर, मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा, जब आप एमएलए थे, 2014 की बात है, मेरा ही गांव है, केला गांव है, उसके साथ लगता सत्या गांव है, वहाँ पर सर आपके द्वारा जो है एक उस समय ये ऑर्डर किया गया था कि ये जो है अभी 10+2 हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वहाँ पर क्लासें नहीं बैठी हैं, तो लोगों का काफ़ी प्रश्न रहता है कि एक बार हर्षदेव सिंह जी से ये प्रश्न जरूर पूछें। बिल्कुल, देखिए, हमने जाने से पहले ही सत्या स्कूल का हायर सेकेंडरी का ऑर्डर करवाया था 2014 में, और इसके साथ ही और बहुत सारे स्कूल थे जिनको हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल का दर्जा जो है वो हमने दिलवाया, ऑर्डर करवाया था। जिस दिन ऑर्डर हुआ उसी दिन ये अनाउंस हो गया कि सरकार जो है वो ख़त्म हो गई, असेंबली डिसॉल्व हो गई सेम डे को। और फिर जब नई सरकार बनी, उन्होंने आते ही ये आदेश निकाला कि इनका दर्जा जो है ये वापस 12वीं के जो बनाए हैं उनका 10वीं किया जाए और 10वीं वालों का 8वीं किया जाए। इसमें बहुत सारे स्कूल शामिल हैं। तो बड़ी अजीब बात लगती है कि दर्जा बढ़ाने की बजाय दर्जा घटा दिया गया। इन लोगों ने सिर्फ स्कूलों का दर्जा नहीं घटाया, जो हमारी आन बान शान का प्रतीक थी हमारी डोगरा स्टेट, उसका दर्जा भी घटा दिया और उसको भी यूनियन टेरिटरी बना दिया। ये लोग, इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्या मुंह लेकर लोगों के सामने जाते हैं, और उनको पूछा जाना चाहिए कि आप लोगों ने जो बना था उसको भी आपने बिगाड़ दिया। ना केवल स्कूलों के दर्जे घटाए, बल्कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनको इन्होंने बंद कर दिया, क्लब कहते क्लब कर दिया, पता नहीं क्या क्या जो है वो फैसले इन लोगों ने लिए हैं। और रहबरे तालीम की भर्ती करना बंद कर दी। कहते हैं हर्षदेव ने गाँव के बच्चों को भर्ती करने के लिए स्कीम निकाली थी, वो गाँव के बच्चों की मुलाजमत को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं, तो गाँव के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें? एक बहुत बड़ा प्रश्न। जिस तरीके से सर मैंने सत्या स्कूल की बात की, आप भी काफ़ी बार उस गांव से होके आए हैं, केला की बात की, तो वहाँ की बच्चियों को काफ़ी परेशानी जो है वो पढ़ने में आती है। जिस तरीके से केला गांव है, जहाँ से सर 27 किलोमीटर दूर केला गांव है, तो वहाँ पे एक हाई स्कूल तक नहीं है, सत्या में हाई सेकेंडरी नहीं है, उसके 10th के बाद बच्चियों को कितना मुश्किल है पढ़ने के लिए। देखिए, मैंने 3 साल में 11,000 स्कूल बनाए, और इन लोगों ने
आने के बाद पिछले 10 सालों से जब से ये आए हैं, 2014 के बाद यही चल रहे हैं, अब तो 24 आने वाला है। या तो स्कूल बंद किए या उनके दर्जे घटा दिए। अब लोग फैसला कर लें, स्कूल बंद किए या स्कूलों के दर्जे घटा दिए इन्होंने, और शराब की दुकानें खोल दी। अब शराब की दुकान आपको मिल जाएगी जहाँ भी आपको चाहिए होगी, लेकिन पढ़ने के लिए स्कूल ये नहीं दे पाए हैं। तो लोगों को सोचना होगा कि क्या इस किस्म के नुमाइंदे चाहिए जो शराब की दुकानों के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देते रहे, और पढ़ाई जो है, जो बच्चों का भविष्य जहाँ बनना था, उसको पूरे तरीके से इन्होंने बर्बाद किया। स्कूल बंद ही नहीं किए, बल्कि अब बच्चों को पढ़ने के लिए टीचर्स भी नहीं रहे हैं गाँव में। आप कहीं भी चले जाइए, हर गाँव में ये शिकायत आती है कि टीचर ही नहीं है, चाहे वो स्कूल प्राइमरी है, मिडिल है, हाई है, हायर सेकेंडरी है। एक स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल बप है, वहाँ 49 पोस्ट दी थी मैंने जब मैं मिनिस्टर था, और अब 4 रह गए थे पीछे जब मैं गया। लोगों ने कहा सिर्फ 4 रह गए हैं। बच्चों की पढ़ाई जो है जिस तरीके से बर्बाद किया, बच्चों का भविष्य जिस तरीके से बर्बाद हुआ है, उसके लिए शायद लोग भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ़ ना कर पाए। सर, एक हट के क्वेश्चन रहेगा। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पिछले दिनों एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था टोल प्लाज़ा को लेके, लेकिन उसी के ऊपर जो है जुबा रायपुर सभा ने काफ़ी संघर्ष किया, और उसके ऊपर जो है कल जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं कविंद्र गुप्ता जी, उनका एक बयान आता है कि जुबा रायपुर सभा जो है वो पैसे लेके जो प्रदर्शन कर रही थी। तो क्या कहेंगे इसके? देखिए, बीजेपी का काम ही यही है, हर एक आदमी के ऊपर किसी न किसी तरीके से उसको जलील करो, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करो, उसको डीमीन करो। तो लोग अब ये समझ चुके हैं कि खुद तो कुछ कर नहीं पाए, और जो करने की कोशिश करता है उसको किसी न किसी तरीके से दबाया जाए। आपको नहीं लगता कि जो काम बीजेपी को करना चाहिए था वो देखिए, जो काम बीजेपी को तो जो काम करे उन्होंने एक भी नहीं किया, उन्होंने उसका उल्टा किया है हर एक काम। जो वादे किए थे उनमें से एक वादे के ऊपर भी 1% भी वो खरा नहीं उतर पाए हैं। अगर किया है तो बताएं, वो बताएं, हम भी कहते हैं, लोग गवाह हैं इस बात के। रोज़गार की बात वो करते रहे, उसके ऊपर पूरी तरीके से फेल हो गए। रोज़गार देना तो दूर की बात है, जो लगे हुए थे उनको भी उन लोगों ने बाहर निकाला। और आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो पीएचई के कर्मचारियों ने जिस तरीके से उनके साथ धोखा हुआ है, या दूसरे डेली वेजर्स हैं, दूसरे महकमा जात के हैं, वो उन डेली वेजर्स के साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा खिलवाड़ किया, और उन लोगों ने भी कस्में खाई। अब आप देख रहे होंगे किस तरीके से कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है इस धोखे और फरेब के लिए जो उन्होंने उनके साथ किया। इनके वोट लिए, इनको हर इलेक्शन में, पिछले 5 इलेक्शनों में उनको कहते रहे हैं हम अभी आपका करने वाले हैं, करने। जब भी इलेक्शन आती थी तो वो शुरू हो जाते थे कि हम आपके ये मसले करने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद उनको सूंघने के लिए भी तैयार नहीं थे। अब लोगों का टाइम आ गया है, और लोग इनको इनके झूठ और फरेब के लिए करारा जवाब देंगे। वो ताज़ ज़िंदगी भूल नहीं पाएगी। बीजेपी का जो हश्र होने वाला है, शायद उन्होंने इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया होगा, इस बात का उनको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि लोगों का अंदर का गुस्सा जो है जब बाहर निकलेगा उस वक़्त इनको पता लगेगा कि ये कहाँ खड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।